हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सांस की तकलीफ होना या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना या सांस फूलना, और इसके अलावा सांस की अन्य तकलीफ़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में भी हम समझेंगे। किस तरह से आप घर पर इनसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जिससे आप पता लगा सके कि हमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। क्योंकि जब भी हमें सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जब हमें फेफड़ों से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है। अगर हम इन सिचुएशंस को पहचान लें तो हम अपने पेशेंट को, अपने आप को बचा सकते हैं। जितनी जल्दी हॉस्पिटल हो जाए, जितना जल्दी पहुंच सकते हैं आप पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ पर आपको ऐसे दवाइयों, ऐसे इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है जो क्लॉट को हटाती हैं, क्लॉट को यानी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ। तो सांस की दिक्कत जब मरीज को होती है तो ये कॉमनतः ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए ये हमारे दो लंग्स हैं, देखिए इसके अंदर दो हैं, एक ये और एक ये साइड का, बीच में एक लकीर है, ठीक है। तो ये दोनों को सेपरेट करता है, राइट। अगर इसके अंदर हम फेफड़ों को रख दें, यानी लंग्स को रख देते हैं, तो ये हमारी कवरिंग हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब्स, केज, थोरेसिक केज, समझ रहे हैं आप। अब इसके अंदर जो स्पेस होता है, इसके अंदर होते हैं हमारे फेफड़े, ठीक है। ये फेफड़े दो नली से कनेक्ट होते हैं, ट्रेकिया एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की, दोनों नली जो आकर के आगे चल के एक नली में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक नली बना लेती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। और ये ट्रेकिया आपके आगे तक आके, मुंह तक आके, जिसके सहारे से हम नाक के सहारे से सांस लेते हैं, कई बार हम मुंह से भी सांस ले लेते हैं। जब इस सांस के एयरवे में जब हम इस सांस को लेते हैं तो इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है या फिर आपको हार्ट में कोई बीमारी आती है, हार्ट रिलेटेड कोई परेशानी आएगी, तब आपको ये सांस लेने में तकलीफ या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। या फिर आपको अगर लंग्स के अंदर ही कोई बीमारी है तब भी आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, जैसे कि निमोनिया। कई बार आपने देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं इनके अंदर कई बार सांस उभरने लगती है, सांस फूलने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ हो जाती है। यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो उनको एक आवाज़, साउंड सुनाई देने लगता है, जिसे हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। कई बार ये व्हीजिंग साउंड्स निमोनिया को छोड़ करके ऑब्स्ट्रक्शन, केवल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी बीमारियों में, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी निकल जाए, वो अटक जाए, तो जो एयरवे हमारा होता है, जो हमारी सांस की नली होती है, जहाँ से सांस जा रही है, उसका एरिया जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से व्हीजिंग साउंड हमें सुनाई देने लगता है। या फिर नीचे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अगर हम जाते हैं तो मरीज को बुखार होगा, खांसी होगी अचानक से, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। ये होता है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। इसमें क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में मरीज को कई ऐसी समस्याएं आने लगती हैं, जैसे कि म्यूकस जो है, वल्गम जो है, वहाँ पर भरता हुआ चला जा रहा है, जिसकी वजह से सांस के लिए जो एक पैसेज है, जो एक डायमीटर है, जो एक एरिया है, वो कम हो जाता है। तो सांस जब वहाँ से सही मात्रा में नहीं निकल पाएगी तो व्हीजिंग साउंड्स प्रोड्यूस करेगी। निमोनिया में क्रीपिटेशन साउंड्स और क्रैकल साउंड्स भी हमें सुनाई देते हैं। ये दोनों साउंड्स अलग होते हैं, लेकिन जब व्हीजिंग साउंड्स हमें सुनाई दे तो हमें पता लगा लेना चाहिए कि मरीज को कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है। तो व्हीजिंग साउंड्स सीधा इंडिकेट करता है मरीज को ब्लॉकेज है, ओके, ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा हार्ट से रिलेटेड बीमारियों में भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। जैसे कि किसी मरीज को हार्ट फेलुअर हो जाए, मायोकार्डाइटिस हो जाए, किसी मरीज के शुरू में ही जो बच्चे होते हैं उनको दिल में छेद हो,
या फिर जो हार्ट हमारा है वो सही तरीके से ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग हो सकती है। एनीमिया एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है जो कि सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा पूरी तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाएगी। देखिए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग से होगा क्या, हमारे अंदर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमें हंगर हो जाती है, एयर हंगर हो जाती है, यानी कि हवा की भूख हो जाती है। जहाँ से भी मिले हमें हवा मिलनी चाहिए, हमें घबराहट, बेचैनी, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा हार्ट की जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसी भी प्रकार की अगर सिचुएशन होती है तो हमें केवल ये पहचानना है कि वास्तव में ये जो समस्या है वो हमारी इम्पोर्टेंट यानी इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से है। तो कॉमन बीमारियों के बारे में समझ लेते हैं, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है। कई बार मरीजों को डिप्रेशन के अलावा जैसे कि हाई एटीट्यूड पे चले जाते हैं, उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। इसके अलावा जो मरीज़ मोटे होते हैं, आपने देखा होगा मोटे लोगों को अगर थोड़ा बहुत चलते हैं तो उनको शॉर्टनेस, उनकी सांस फूलने लगती है। इसके अलावा जिन मरीजों को लंग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं उन मरीजों को ये कॉमन होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्लूरल इफ्यूजन है, जैसे मरीजों को ट्यूबरक्लोसिस पहले हुआ था या कोई लंग्स डिसीज़ पहले हुई थी, जिसकी वजह से कई मरीजों को लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो उसमें जैसे प्लूरल इफ्यूजन है, न्यूमोथोरैक्स है, कई बार निमोनिया में हो जाता है, ब्रोंकोलाइटिस में हो जाता है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो लंग्स से संबंधित हैं। तो लंग्स की बीमारियों में ये मोस्ट कॉमन होता है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारा एयरवे, जैसे कि ये हमारा एयरवे है, जो हवा हमारी जा रही है वो इस डायमीटर से जा रही है। अस्थमा में क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है स्पास्म हो जाता है, तो जो इसका इतना डायमीटर है वो इतना कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सांस जो जाएगी, जो हवा जाएगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगी और वापस भी नहीं आ पाएगी, यानी कि उसके लिए जो एरिया था, जो डायमीटर था वो कम हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमें व्हीजिंग साउंड सुनाई देने लगेगी। और जो स्टाइडर साउंड होता है वो आपका अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें सुनाई देने को मिलता है। तो स्टाइडर है, व्हीजिंग साउंड है, क्रीपिटेशंस है, क्रैकल्स है, ये साउंड्स हम स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनते हैं। स्टेथोस्कोप को हम लंग्स के एरियाज पर, अपर लोब, लोअर लोब, मिडिल लोब, लेटरल साइड, पोस्टीरियर साइड से जब स्टेथोस्कोप को रखते हैं तो काफ़ी सारे साउंड्स हमें सुनाई देने लगते हैं, जो पर्टिकुलर बीमारी को, पर्टिकुलर डिसीज को इंडिकेट कर देते हैं, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि उस मरीज को कौन सी बीमारी है, कोई इमरजेंसी है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बीमारियाँ, जैसे मैंने आपको बताया, इमरजेंसी में अगर किसी को एम्बोलिज्म हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि उसको ब्लॉकेज हो जाए, जो खून की नलियाँ फेफड़ों से निकली हैं, जो हार्ट से सीधी कनेक्ट हैं, वो उनमें खून ही नहीं सही से जा पा रहा हो, जो ऑक्सीजनेटेड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है, तो जब ये प्रॉपर तरीके से ब्लड आ जा नहीं पाएगा तो वहाँ पर ब्लॉकेज होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, हार्ट में नहीं आ पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण छाती में दर्द, चेस्ट पेन हो सकता है, घबराहट, बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है, पसीना आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुई, क्योंकि हमें एयर हंगर हो जाता है। एयर हंगर यानी कि वही मैंने आपको बताया, हवा को बहुत ज़्यादा लेना, हवा की भूख होना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास हवा है ही नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं है, लेकिन ये समस्या हमें हार्ट की बीमारी और लंग्स की बीमारी में बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कॉमन इंडिकेशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको बचना कैसे है। अगर आपको ये समस्या होती है तो आप घर पर क्या करें कि आपको व्हीजिंग साउंड्स भी सुनाई दे रहा है और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जिन मरीजों को पहले से अस्थमा की समस्या है, लंग्स की समस्या है, उनकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो उनको मेडिसिन लेना चाहिए। जैसे पंप वगैरह होता है जो आपके एयरवे को खोल देते हैं, डायलेट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये दवाइयाँ जो है रेगुलर लेना चाहिए, अगर उनकी दवाई कोई चल रही है तो।
इसके अलावा हम स्टीम ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, उससे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको सेकाई की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर सेकाई कर सकते हैं, आपको पंप की ज़रूरत पड़ी तो पंप दे सकते हैं। तो ये कुछ बचने के तरीके हैं। घर पर आप इन सारी बीमारियों से कैसे बचें? अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो वजन कम करें, अगर कोई स्मोकिंग टबैको वगैरह खाता है तो उसको आप कम करें या फिर बंद करें। इसके अलावा जिन मरीजों को एलर्जी है, पॉल्यूशन से एलर्जी है, कई बार पॉल्यूशन से भी होता है, पॉल्यूशन में जाना बंद करें या फिर प्रोटेक्शन के साथ में जाएं, जैसे मास्क लगाए या फिर कपड़ा लगा के, कुछ भी जो आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं पॉल्यूशन से वो करें। इसके अलावा अगर किसी मरीज को एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो एंजाइटी डिप्रेशन को कम करें। अगर किसी मरीज को एनीमिया की वजह से हो रहा है तो खाने पीने में आप आयरन से रिलेटेड फूड्स लें, जैसे कि पालक है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फल फ्रूट्स का सेवन करें, दूध का सेवन करें। इसके लिए टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपको ये समस्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, सांस फूलने जैसी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आपको कौन से टेस्ट जो हैं डॉक्टर्स आपके करा सकते हैं, जैसे कि हार्ट की टेस्ट है, ईसीजी है, इकोकार्डियोग्राफी है, इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम है, इसके अलावा आपको चेस्ट एक्सरे है, सिटी स्कैन है, सीबीसी टेस्ट है, इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीट्री जिसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करना, ऑक्सीजन लेवल कितना है, ब्लड गैस एनालिसिस हो सकता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो सकता है। ये काफ़ी सारे टेस्ट जो होते हैं वो आपके डॉक्टर करा सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन सी बीमारी है, जिसकी सहायता से हम उसी पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते हैं। तो हमें यहाँ पर पर्टिकुलर बीमारी का पता लगाना होता है और घर पर बचने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, किस तरह से हम घर पर बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, अधिक लोगों का इस वीडियो से फ़ायदा हो। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।